सोलेंट 5 द रिबर्थ ऑफ टांगसन के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें गेम के शुरू होने से पहले मेन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यिंग ज़ेई टांगसन से कहता है कि तुम्हारी जो अपोनेंट है वो इनविंसिबल टीम है और एक नोबल टीम भी। और ये जो सो कॉल्ड नोबल क्लैन है ये एक ऐसे क्लैन है जो कि नोबल इलिजमेंट सन्स के द्वारा फॉर्म किए गए हैं, जिससे कि नोबल स्टेटस को हासिल किया जा सके। और टीम ने काफी सारे पैसों को खर्च किया है एक ऐसे टॉप प्लेयर को हायर करने के लिए जो कि टीम को लीड कर सके। और इन टॉप पावर हाउसेस की जो स्ट्रेंथ है इस चीज का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि इस टीम का हर एक बंदा एक पूरी टीम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इस टीम को एक काफी ज्यादा ताकतवर बंदे के द्वारा लीड किया जा रहा है, जिसका निकनेम लीजर स्वॉर्ड सेंट है, जो कि गोल्डन लायन और गोल्डन टाइगर की हाइब्रिड है। और इसी वजह से इसकी रगों में गोल्डन ब्लड लाइन से दौड़ रही हैं। और चलो मैं तुम्हें इसके पिछले महीने के रिकॉर्ड के बारे में बताता हूँ कि इसने 1-on-1 सिचुएशन के अंदर इसने ग्रेट ऑक्शन के अंदर वन आइड यूसी को मार दिया था। और इस चीज को सुन के टांगसन भी काफी हैरान परेशान सा होता है और मन में कहता है कि हाँ मैं उस ग्रेट ऑक्शन वाले वन आइड डीमन को जानता था और वो तो 9th रैंक की पीक पे था। और बस एक्साइटमेंट की तलाश में ये जो लीजर स्वॉर्ड सेंट है इसने टीम बैटल के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया। और शुरुआती 9 गेमों के अंदर बैटल के शुरू होते ही इसने काफी तेजी से अपोनेंट की टीम को बस एक ही अटैक में खत्म कर दिया। और यही एक असली पावर हाउस है जिसको हराना यहाँ तक कि एक फर्स्ट लेवल ब्लड लाइन पावर हाउस के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। हालांकि ये अपने आप में ही काफी ज्यादा संतुष्ट रहता है और कभी भी अपने टीममेट्स के साथ कोऑपरेट करने की जरा सी परेशानी भी नहीं उठाता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्वॉर्ड सेंट इन सभी के सामने होता है और स्वॉर्ड सेंट काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने ऑरे को टांगसन की टीम की तरफ रिलीज कर रहा होता है। तो वो विंग ज़ेई जो सबसे आगे खड़ा होता है इसे इस ऑरे की वजह से काफी दिक्कत हो रही होती है और ये काफी परेशान होते हुए मन में कहता है कि ये तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग ऑरा है। और बस एक ही नजर भर से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये तो सच में कितना ज्यादा पावरफुल है। और वो विंग ज़ेई इस किलिंग ऑरे की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो ही रहा होता है कि तभी टांगसन बीच में आके खड़ा हो जाता है, जो कि इस किलिंग ऑरे को रोक देता है। और इस चीज को देख के वो विंग ज़ेई समझ जाता है कि टांगसन इसकी मदद कर रहा है अपोनेंट के किलिंग ऑरा को ब्लॉक करने में। और ये चीज लीगर को भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि टांगसन बिना किसी दिक्कत के इसके सामने खड़ा होता है। और तभी ये जो बड़बोला होता है ये काफी जोरों से चिल्लाते हुए कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की इस बैटल के लिए सभी लोग काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। और ये आज पहली बार है जब एक ह्यूमन टीम असल में 10वें गेम तक पहुंच पाई है, लेकिन बदकिस्मती से इनका जो लक है वो खत्म हो चुका है क्योंकि इस बारी जो इनकी अपोनेंट है वो असल में इनविंसिबल टीम है, जिसमें इनविंसिबल लीगर स्वॉर्ड सेंट है। और ना जाने इस बारी कितने मिनट्स लगेंगे ग्रेट लीगर स्वॉर्ड सेंट को इस गेम को खत्म करने में। और इस चीज को देखने का हम सभी को ही काफी ज्यादा इंतजार है, इसलिए चलिए इस ऐलान जंग को शुरू करते हैं। और मैच से पहले यिंग ज़ेई ने टेम्पररी शेरेक टीम को तीनों एरेस लौटा दिए होते हैं और बैटल की शुरुआत में दुबई तुरंत ही इस एरे को एक्टिवेट कर देता है। जबकि लीगर थोड़ा हैरान होते हुए मन में कहता है कि क्या ये लोग इस बैटल की शुरुआत वो विंग ज़ेई के साथ नहीं कर रहे हैं। चलो जाने तो वैसे भी रिजल्ट तो वही रहने वाला है। और फिर ये तुरंत ही काफी ज्यादा तेजी से अपनी स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ने लगता है। जबकि इसे इतनी तेजी से अपनी तरफ आता हुआ देख के टांगसन तुरंत ही आगे बढ़ता है अपने हैमर को लेके। और साथ ही साथ टांगसन अपनी हैमर की पावर को भी इस्तेमाल कर रहा होता है और ये दोनों ही अपने अपने हथियारों औजारों को लेके काफी तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और जैसे टांगसन और लीगर ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो लीगर तुरंत ही अपनी काफी ज्यादा पावर को इस्तेमाल करके टांगसन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से काफी जोर से अटैक कर देता है। और लीगर का ये जो अटैक होता है ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जो कि टांगसन को पलक झपकते बीच से ही काट देता है। और इस नजारे को देख के मेयर के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं। लेकिन इसके साथ ही साथ लीगर के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसने जो टांगसन को बीच में काट के 2 टुकड़े किए थे वो अब 2 टांगसन में बदल गए होते हैं, जो कि अलग अलग डायरेक्शन से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और इस चीज को देख के लीगर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये मन में कहता है कि क्या ये 2 में बढ़ गया और तो और ये मेरे मेंटल लॉक को डॉज कर पाया है। मैंने सच में इसे काफी अंडरएस्टिमेट किया है, जल्दी से मुझे डिफेंड करना होगा। और फिर क्या था टांगसन एक के बाद एक करके हथौड़े से अटैक कर रहा होता है, जिसे रोकने में लीगर को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। इसलिए तुरंत ही काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी काफी ज्यादा पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये जो 2 टांगसन होता है इन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और जैसे ये पीछे आते हैं तो ये जो 2 शेडो होती हैं ये एक ही टांगसन
में बदल जाती है। मतलब कि अब हमें असली टांगसन को दिखाया जाता है और इस नज़ारे को देख के सीरू भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि मेयर काफी ज्यादा खुश होते हुए मन में कहते हैं कि ये मेरा डिसिपल और ये वही डिसिपल है जिसने मैंने सिखाया है। जबकि इस तरफ सीरू काफी हैरान होते हुए मन में कहता है कि लीगर स्वॉर्ड सैंड ने अभी अभी मेंटल शॉक पावर का इस्तेमाल किया था और जैसे ये अपने अपोनेंट को लॉक करती है, अपोनेंट किसी भी हाल में इसे डॉज नहीं कर सकता है। और यहाँ तक कि मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मैं इसके लॉक को डॉज कर पाता, बल्कि मुझे इसके अटैक का काफी मुश्किलों से सामना करना पड़ता। जबकि असल में टांगसन ने अपने अपोनेंट के लॉक को अवॉइड किया, जिसके लिए काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। और तो और ये तुरंत ही काउंटर अटैक भी कर सका, जो कि काफी ज्यादा भयानक चीज है। और ना जाने किस लेवल पे टांगसन की स्ट्रेंथ पहुंच गई होगी। और जैसे टांगसन और लीगर स्वॉर्ड सैंड ने अपनी अपनी चालें चली, तो लीगर स्वॉर्ड सैंड के जो 4 एलिजमेंट टीममेट्स होते हैं वो भी अपने अटैक को लॉन्च कर देते हैं। और इन चारों टीममेट्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी कमजोर नहीं होती है। और इनमें से एक तो 9th लेवल के इनिशियल स्टेज पे होता है, जबकि बाकी के 3 लेवल 8 पे होते हैं। और इन चारों ने सीधे डायरेक्ट टीम के बाकी के जो 4 मेंबर्स हैं उनके ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन टांगसन पहले से ही इन चारों के बारे में जानता था कि ये जो चारों अपोनेंट्स हैं ये सभी ही क्लोज कॉम्बेटेंट्स हैं, इसलिए टांगसन ने गोरिल्ला बैटल प्लान को इस्तेमाल किया इन चारों के खिलाफ। और हम देखते हैं कि एरेडिस को इस्तेमाल करके दुबई ने टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट कर दिया होता है। तो जब ये चारों अपोनेंट्स एक साथ इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ गए होते हैं, तो ये लोग तुरंत यहाँ से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाते हैं। तो इस चीज को देख के एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि वो लोग तो टेलीपोर्ट होकर पीछे चले गए हैं। और इस तरीके से इन लोगों ने टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट करके ये चारों ही टेलीपोर्ट होके कोलोजियम के दूसरी साइड पे टेलीपोर्ट हो गए। और इस चीज को देख के ये चारों वापस से दूसरी साइड अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और इस गोरिल्ला टैक्टिक को इन लोगों ने गेम से पहले ही बनाया होता है और टांगसन ने पहले ही बता दिया था कि इस गेम के अंदर ये अपोनेंट की मेन फोर्स को रोकेगा। जबकि ये जो चारों होंगे ये गोरिल्ला टैक्टिक को इस्तेमाल करके चारों अपोनेंट्स का टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनका सामना करेंगे। और दुबई की स्पिरिट स्ट्रेंथ के हिसाब से ये हर 10 सेकंड के अंदर टेलीपोर्टेशन एरे को इस्तेमाल कर सकता है। और इस गोरिल्ला टैक्टिक को इस्तेमाल करते हुए ये अपोनेंट की टीम के अंदर खामियां ढूंढेंगे और उनके गलती करने तक का इंतजार करेंगे, क्योंकि इस बैटलफील्ड का जो डायमीटर है वो हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स का है। जबकि इस बैटलफील्ड के बीचों बीच में टांगसन और लीगर स्वॉर्ड सैंड की फाइट चल रही है। तो अगर इन चारों को अपने चारों अपोनेंट्स का पीछा करना है तो इन लोगों को हर हालत में लीगर स्वॉर्ड सैंड के बैटल रेंज से दूर रहना ही होगा, क्योंकि लीगर स्वॉर्ड सैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी इसकी बैटल के अंदर दखल देवे। और यहाँ तक कि इस चीज की इजाजत तो इसके खुद के टीममेट्स को भी नहीं है। और अगर इनमें से कोई भी ऐसा करता है तो उसे बिना किसी रहम के मार दिया जाएगा। और इसी चीज के चलते ये चारों सिर्फ इससे दूर रह के ही अपने दुश्मनों का पीछा कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के अंदर अपने अपोनेंट को पकड़ पाना इन सभी के लिए ही काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि दुबई हर 10 सेकंड के बाद अपने टेलीपोर्टेशन एरे को दोबारा से इस्तेमाल करता है बैटलफील्ड के दूसरे छोर पे जाने के लिए। जबकि वो बिंगसी अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को तैयार कर रहा होता है। और इसके साथ ही साथ यह इस भगदड़ के दौरान अपने अपोनेंट के गलती करने तक का इंतजार कर रहा होता है। जबकि बैटलफील्ड के बीचों बीच टांगसन और लीगर स्वॉर्ड सैंड अपनी इस बैटल को जारी रखे होते हैं। और टांगसन का सामना करते हुए लीगर मन में कहता है कि इस बच्चे को मैं अपनी स्पिरिट स्ट्रेंथ से लॉक नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे की जो स्पिरिट स्ट्रेंथ है वो मुझसे ज्यादा हाई हो, क्योंकि मेरी तो 9th रैंक की पीक पे है और मैं वाकई में काफी लंबे समय से इतना ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं हुआ। और फिर ये तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को लेके काफी ज्यादा तेजी से टांगसन की तरफ बढ़ने लगता है। और इससे अपनी तरफ आते हुए देखे टांगसन तुरंत ही घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक का इस्तेमाल करता है, जिसे देख के लीगर हैरान तो होता है, लेकिन ये जैसे ही अटैक करता है तो ये टांगसन को हिट नहीं कर पाता है। और ये बार बार टांगसन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन टांगसन हर बार ही किसी न किसी तरीके से इसे डॉज ही कर लेता है। और इस चीज को देख के लीगर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये मन में कहता है कि आखिर इस बच्चे की ये किस तरीके की पावर है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी पूरी बॉडी हवा में तैर रही हो, जिसकी वजह से ये मेरे सारे अटैक्स को डॉज कर पाया। और फिर ये दोबारा से कई बार और कोशिश करता है टांगसन को हिट करने की, लेकिन कितनी भी कोशिश क्यों ना करे लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाता है। और इस चीज को देख के ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि देखो वह इंसानी बच्चा कैसे लीगर स्वॉर्ड सैंड के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा है, और ये चीज आखिर कैसे पॉसिबल हो सकती है। जबकि लीगर मन में कहता है कि ये तो ब्लाइंडली मेरे सारे अटैक्स को डॉज करता जा रहा है, लेकिन इसने मुझ पे एक बार भी अटैक करने की कोशिश नहीं की। तो ऐसा लगता है कि इस बच्चे का जो कल्टीवेशन है वो मेरे जितना हाई नहीं है, इसलिए ये इस तरीके से डॉज करके मेरी ताकत को खर्च करवाना चाहता है। जिसके बाद ये थोड़ा और खतरनाक अटैक करता है, लेकिन टांगसन इसे डॉज कर लेता है, जिसके तुरंत
तुरंत बाद ये काफी जोर से अपनी पावर को इस्तेमाल करके स्वॉर्ड को जमीन में मारता है। और इस चीज को देख के टांगसन भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि लीगर के ऐसा करने की वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है जो कि आसपास के एरिया को डिस्ट्रॉय करने लगती है। और इस चीज को देख के लीगर भी काफी खुश होते हुए मन में कहता है कि चलो अब देखते हैं कि आखिर तुम कैसे इस रेंज अटैक को डॉज करते हो। और ये जो रेंज अटैक होता है ये काफी खतरनाक तरीके से तबाही मचाते हुए टांगसन तक पहुंच जाता है। तो टांगसन तुरंत ही उस हाथी के वॉर स्टैम्प को इस्तेमाल करता है और काफी जोर से जमीन पे पैर मारता है। इस वजह से उस जगह से पावर निकलने लगती है जो कि लीगर के इस अटैक को ब्लॉक करने में इसकी मदद करती है। और इस तरीके से लीगर के इस रेंज अटैक को टांगसन ने रोक लिया होता है। और इस चीज को देखे लीगर कहता है कि इतना बुरा भी नहीं था और तुम मुश्किल से ही जबरदस्ती इसे रोक पाए हो, लेकिन अब तुम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इतना कहने के तुरंत बाद ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से स्वॉर्ड थ्रस्ट से अटैक कर देता है। और लीगर का ये जो इतना खतरनाक स्लैश अटैक होता है इसे टांगसन काफी आसानी से डॉज कर लेता है। और इस चीज को देखे लीगर मन में कहता है कि आखिर इस बच्चे के पास इतनी सारी एबिलिटीज क्यों हैं। भैंस की टांग मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को पिछले 2 स्ट्राइक्स को करने में इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए अब मुझे थोड़ा शांत होना होगा। जबकि इस चीज को देख के टांगसन मन में कहता है कि ये अब सांस लेने वाला है जिससे कि ये रिकवर कर सके। और तो और ये मेरे लिए एकदम सही समय है काउंटर अटैक करने के लिए। और इतना सोचते टांगसन आगे बढ़ने लगता है। और इस चीज को देख के लीगर भी काफी हैरान होता है। और जैसे टांगसन काफी खतरनाक तरीके से अपने हैमर से इसके ऊपर अटैक करता है जिसे लीगर मुश्किल से ही अपनी स्वॉर्ड से रोक पाता है। और ये मन में कहता है कि धत तरीके जो मैं इतना लापरवाह हो गया, और असल में मैंने ये सोचा था कि ये उन दोनों अटैक्स को डॉज नहीं कर सकेगा और मैं इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने मुझे ही धर लिया जिसकी वजह से अब मैं रिकवर भी नहीं कर सकता हूँ। और रिकवर करने की बजाय अब मुझे डिफेंड करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि एक के बाद एक करके टांगसन अपने हथौड़े से इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है जिसे लीगर अपनी भारी भरकम स्वॉर्ड से ब्लॉक कर रहा होता है। और इस चीज को देख के इन सभी मॉन्स्टर्स के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं और ये कहते हैं कि ये इंसानी बच्चा तो पलटवार कर रहा है और असल में इस बच्चे के द्वारा लीगर स्वॉर्ड सेंट को सप्रेस कर दिया गया है। जबकि इस तरफ लीगर भी काफी परेशान हो गया होता है और मन में कहता है कि भैंस की टांग, ये बच्चा तो बिल्कुल भी अपने अटैक को रोकने का तो नाम भी नहीं ले रहा है। और अगर मुझे सिर्फ कुछ सेकंड्स ही मिल जाए तो मैं अपनी ब्रीथ को वापस से रिकवर कर सकता हूँ। और जब टांगसन काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से लीगर स्वॉर्ड सेंट के खिलाफ लड़ रहा होता है तो इनविंसिबल टीम का एक मेंबर एक गलती कर देता है जिसका खामियाजा इसे अपनी जान दे के भुगतना पड़ता है। और इसे मौत के घाट उतारने वाला और कोई नहीं वो विंग्सी होता है। और फिर ये तुरंत ही टांगसन के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है, लेकिन इस अटैक के लगने से पहले ही वो पीकॉक ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशल टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके यहाँ से गायब हो जाता है। और इस चीज को देखे लीगर के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहता है कि आखिर ये कैसे तुरंत ही गायब हो सकता है। और टांगसन के लगातार अटैकों की वजह से लीगर स्वॉर्ड सेंट को रिकवर करने का एक मौका भी नहीं मिलता है, बल्कि इसे तो पूरी तरीके से सप्रेस करके पीटा जा रहा होता है। जबकि जो लीगर स्वॉर्ड सेंट होता है वो टांगसन के थक जाने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जो टांगसन का डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर टेक्निक का कोर होता है उसकी वजह से लगातार फोर्स के साथ अटैक कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से इसे बिल्कुल भी आराम की जरूरत नहीं होती है, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कि अपोनेंट का काउंटर शॉक टांगसन की झेलने की लिमिट को पार ना कर दे। और टांगसन जितने बार भी अपने हैमर से अटैक करता उसकी पावर पिछले वाले से कहीं ज्यादा होती है और उससे भी बढ़कर हेवन ब्रेकिंग हैमर की जो प्रॉपर्टी होती है वो तबाह करने की होती है। और स्पिरिट स्ट्रेंथ के इंस्पिरेशन के चलते हेवनली फायर एसेंस आयरन की जो फेरी एनर्जी होती है वो लगातार लीगर स्वॉर्ड मास्टर की स्वॉर्ड के अंदर इकट्ठा हो रही होती है हर एक अटैक के साथ, जिसकी वजह से काफी ज्यादा गर्म हो जाती है। और जब लीगर अपनी स्वॉर्ड को टच करता है तो स्वॉर्ड के इतने ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से काफी ज्यादा हैरान होता है और मन में कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्योंकि स्वॉर्ड की जो बॉडी है वो लगातार गर्म होकर लाल होती जा रही है और अगर ये ऐसे ही हथौड़ा मारता रहा तो मेरी स्वॉर्ड काफी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और जब टांगसन लगातार अपने हैमर से अटैक करता जा रहा था तो इन दोनों की इस बैटल के दौरान वो विंग्सी जो होता है वो एक और अपने दुश्मन को मार गिराता है और 2 जनों के मर जाने की वजह से जो इनविंसिबल टीम होती है वो डिसएडवांटेज में चली जाती है और अब ये
बैटल 2 वर्सेस 4 की हो जाती है और देखते देखते जो पूरी सिचुएशन होती है वो पूरी तरीके से पलट जाती है और इसलिए ये जो बाकी के दो होते हैं ये इतनी आसानी से अटैक करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करते हैं। जबकि इस तरफ टांग सेन जो घुमा घुमा के अटैक कर रहा था वो बिल्कुल भी नहीं रुकता है और पलक झपकते ही इसने 35 चोटें मार दी होती हैं अपने हैमर से, जिसकी वजह से जो लीगर स्वॉर्ड सेंट की हैवी स्वॉर्ड होती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसके डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से लीगर को पीछे हटना पड़ता है और ये काफी इंजर्ड भी हो गया होता है। और इस चीज को देख के सभी मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और साथ ही साथ मास्टर भी। और इन सभी की हैरानी के बीच में टांग सेन काफी जोर से अपने हैमर को थ्रो करता है लीगर स्वॉर्ड सेंट के ऊपर, जबकि इस तरफ लीगर संभला ही होता है। लेकिन तभी अचानक से टांग सेन के हैमर को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो ये तुरंत ही अपने हाथ से इसे ब्लॉक करने की या रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ये हैमर इसके हाथ को हिट करता है तो ये इसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाता है, जिसकी वजह से इसकी चूड़ियां मतलब कड़े वगैरह टूट जाते हैं। जबकि टांग सेन इसकी तरफ बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं कि इस हैमर की वजह से लीगर का एक हाथ काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया होता है और ये काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहता है कि धत तरीकी अब मैं कुछ समय तक अपने राइट हाथ को इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा और तो और मैं यहाँ तक कि अब रिकवर भी नहीं कर सकता हूँ और मैं सब कुछ ऐसे ही नहीं होने दे सकता हूँ और इसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए मुझे फायर ऑफ लाइफ को बर्न करना ही होगा। और बिल्कुल ये ऐसा ही करने लगता है और तुरंत ही अपने अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है अपनी लाइफ फोर्स को बर्न करके। और इस चीज को देख के टांग सेन तुरंत ही पर्पल डीमन आइज का इस्तेमाल करता है और इसके ऊपर एक काफी खतरनाक स्पिरिचुअल शॉक से अटैक करता है। और जैसे ये लीगर को हिट करती है तो लीगर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और इसे भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये अचानक से क्या हुआ, जिसकी वजह से इसकी जो फायर ऑफ लाइफ है वो बुझ गई। और इस मौके का फायदा उठा के टांग सेन इसकी तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता है। इस चीज को देख के लीगर तुरंत ही अपने दूसरे हाथ से इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन टांग सेन उसे बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है और ये तुरंत ही इसके इस हाथ को पकड़ लेता है, जिसके तुरंत बाद ये कंट्रोलिंग द क्रेन और कैप्चरिंग द ड्रैगन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ये काफी आराम से लीगर को घुमा के उठा के काफी जोर से जमीन में दे के मारता है। और टांग सेन को ऐसा करता देख के ऑडियंस के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद टांग सेन एक और बार इसे काफी जोर से जमीन में दे के मारता है। जबकि ये जो दो बाकी के बचे हुए होते हैं ये बिल्कुल भी अटैक करने की हिम्मत नहीं करते हैं और इस तरीके से गेम के खत्म होने की शुरुआत हो गई होती है। जबकि ऑडियंस जब इनविंसिबल स्वॉर्ड सेंट को ऐसे जमीन पर धराशायी पड़े हुए देखते तो इनके काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं और लीगर भी अब टांग सेन के आगे काफी लाचार पड़ा होता है। और लीगर को ऐसे लाचार अपने सामने पड़ा देख के टांग सेन तुरंत ही लीगर को किसी कपड़े की तरह धो रहा होता है और ये सीन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि हल्क ने लोकी को मारा था, वो भी पटक पटक के, जिस वजह से लीगर स्वॉर्ड सेंट की काफी बुरी हालत हो गई होती है। और ये मन में कहता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये नामुमकिन है और आखिर क्यों और कैसे अचानक से मैं अपनी लाइफ ऑफ फायर को इस्तेमाल नहीं कर पाया और पक्का इस बंदे की ही आंखों में कुछ तो गड़बड़ थी। जबकि टांग सेन बड़े मजे से इसे पटक पटक के धो रहा होता है और जब दर्शक इस नजारे को देखते हैं तो ये खड़े रह के बस देखते ही रह जाते हैं। जबकि लीगर स्वॉर्ड सेंट के जो बचे हुए दो टीममेट्स होते हैं वो भी इस सीन को देख के सदमे में होते हैं और जैसे इन दोनों का ध्यान भटकता है तो वो विंगसी तुरंत ही इस मौके का फायदा उठाता है और इन दोनों को जान से मार देता है। लेकिन तभी कोई टेलीपैथी के माध्यम से लीगर से कहता है कि क्या तुम एक गॉड बनना चाहते हो और अगर बनना चाहते हो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि टांग सेन अपनी टेलीपैथी के माध्यम से इसे कह रहा होता है और ये इससे कहता है कि तुमने भी काफी सारी ब्लड लाइन एबिलिटीज को देख लिया होगा जिनका अभी मैंने प्रदर्शन किया है, तो मैं तुम्हारी ब्लड लाइन पावर को फ्यूज करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसलिए तुम मेरे आगे समर्पण कर दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, नहीं तो मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा। और जब लीगर इस चीज को सुनता है तो ये काफी हैरान होते हुए मन में कहता है कि क्या ये मेरी मदद कर सकता है मेरी ब्लड लाइन पावर को फ्यूज होने में। और जब लीगर टांग सेन को कोई भी जवाब नहीं देता है तो टांग सेन एक पल के लिए भी नहीं रुकता है और इसे ऐसे ही धोता रहता है और ये कहता है कि अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मरना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें चिल्लाना पड़ेगा। जबकि लीगर मन में कहता है कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और अब भी मेरे ऊपर मेरे लोगों की जिम्मेदारी है, इसलिए मैं मर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं सच में अब चिल्ला नहीं सकता हूँ क्योंकि इसके लिए मेरे अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची है। और तो और ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि मेरा जबड़ा अटक गया हो। तो टांग सेन कहता है कि ऐसा दिखता है कि तुम असली मर्द हो जो मरने के लिए तैयार है। और फिर ये तुरंत ही अपने हैमर को अटैक करने के लिए उठा लेता है और कहता है कि तो फिर मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और इस चीज को देख के लीगर काफी ज्यादा घबरा जाता है और ये मनी मन टेलीपैथी के माध्यम से टांग सेन से कहता है कि बेशक मैं मरना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं सच में
चिल्ला भी नहीं सकता हूँ और यहाँ तक कि मैं तो किसी तरीके की आवाज भी नहीं निकाल सकता हूँ। और जब ये टांगसन को अटैक करते हुए देखता है तो ये तुरंत ही अपना पूरा जोर लगा के काफी जोर से दहाड़ता नहीं है बल्कि मियाओ चिल्लाता है। और मियाओ की इस आवाज को सुन के टांगसन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और चौंक गया होता है, जिस वजह से इसका हैमर गिर गया होता है। और टांगसन ने भी बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये असल में मियाओ चिल्लाएगा, लेकिन जी जान से चिल्लाने की वजह से लीगर बेहोश हो गया होता है। और इस नजारे को देख के पूरी ऑडियंस के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, मतलब कि ये सभी लोग ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और ये बड़बोला कहता है कि वैसे भी अब ये गेम खत्म हो गया है और इसी के साथ शरेकीम जीत गई है। जबकि हम यिंगज़ेई के पास एक मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है और आखिर इस इंसानी बच्चे का क्या लफड़ा है। तो यिंगज़ेई कहता है कि मैसेंजर ये तो मुझे भी नहीं पता है और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये पहले तो टीम का कैप्टन नहीं था, लगता है कि यह अभी तक अपनी पावर को छिपा रहा था। तो ये मैसेंजर कहता है कि मुझे इस चीज की कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन इस तरीके के इंसान को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी इस दुनिया का एक स्पिरिचुअल लीडर इंसान नहीं हो सकता है, इसलिए इसे मारने के लिए किसी रास्ते को ढूंढो। और इस चीज को सुन के यिंगज़ेई भी काफी हैरान होता है और ये कहता है कि मैसेंजर मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, लेकिन तुम इस चीज के लिए कोलोसियम के रूल को तोड़ नहीं सकते हो। तो मैसेंजर कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम कोलोसियम के रूल्स को फॉलो करो, लेकिन अगर तुम इसे कैरी सिटी के अंदर नहीं संभाल सके तो तुम लोगों को एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे कि तुम लोग इन लोगों को मजबूर कर सको जिससे कि ये इंसानी बच्चे ग्रैंड कोलोसियम में जाके कम्पीट करें। और वैसे भी वहाँ पे और भी ज्यादा बड़े रिवार्ड्स हैं और तुम जानते हो ना कि मेरे कहने का क्या मतलब है। तो यिंगज़ेई कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। और शेरक टीम के जीतने के बाद ऑडियंस इन सारे सदमों से उबर पाती उससे पहले ही ये लोग एरिना से तुरंत ही जाने लगते हैं, जबकि जो टांगसन होता है वो लीगर स्वॉर्ड सैंड को अपने प्राइज के रूप में यहाँ से घसीट के ले जाता है और ये ले जाते हुए कहता है कि चलो चलते हैं। और इन सब चीजों को होते हुए जो मॉन्स्टर ऑडियंस होती है वो काफी गंदी नजरों से इन लोगों को देख रही होती है, जिसकी वजह से जो गिने चुने इंसानी दर्शक थे वो बिल्कुल भी इन लोगों को चीयर करने की हिम्मत नहीं करते हैं। और मॉन्स्टर रेस गुस्से में आके कोई सीन क्रिएट करें उससे पहले ये लोग चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। और सिटी के अंदर श्रेक टीम के लगातार 10 मैचों को जीतने की जो खबर होती है वो तुरंत ही फैल जाती है, जिस वजह से जो पूरी कैरी सिटी होती है वो जोश से भर उठती है, जिसकी वजह से इन इंसानों के अंदर जो गुलामी ना करके आजादी की जो इच्छा होती है वो इस मोमेंट पे काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इन सभी की नजरों में शेरक टीम उम्मीद की एक किरण होती है जो कि हर एक ह्यूमन वेसल के दिल में जल रही होती है। और कोलोसियम के रूल्स के अनुसार जो लूजर होगा वो विनर का एक तोहफा होगा, मतलब कि अब जो लीगर स्वॉर्ड सैंड होता है वो टांगसन का गुलाम बन गया होता है, लेकिन टांगसन लीगर स्वॉर्ड सैंड को ब्लड डस्ट डीमन को मतलब कि उस कालिए को सौंपते हुए कहता है कि इस बेचारे की मरहम पट्टी कर देना और जल्द से जल्द प्लीज इसकी इंजरीज को हील करने में मदद करना। जबकि ये जो कालिया होता है टांगसन की आज की इस खतरनाक बैटल को देख के ये अब इससे हल्का हल्का डरने लगा था और ये कहता है कि ठीक है मास्टर तुम लोगों का ही इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ये लोग मास्टर के पास आते हैं तो यिंगज़ेई कहता है कि मेरी तरफ से तुम लोगों को काफी बधाई हो लगातार 10 गेमों को जीतने के लिए, और ये इंसानों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। और इसके साथ ही साथ तुम नोबिलिटी के एक मेंबर भी बन गए हो और मैंने किसी को तुम्हें रजिस्टर करने के लिए कह दिया है। तो इस चीज के लिए टांगसन मास्टर का शुक्रिया अदा करता है और मास्टर कहता है कि अब जब तुम नोबल बन चुके हो तो फ्यूचर को लेके तुम्हारे आखिर प्लान्स क्या हैं। तो टांगसन कहता है कि मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कड़ी मेहनत करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ जिससे कि मैं एक गॉड बन सकूं। और इस चीज को सुन के यिंगज़ेई अजीब तरीके से कहता है कि तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ के हिसाब से इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि तुम एक गॉड बन सकते हो, लेकिन एक गॉड बनने के लिए काफी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है, लेकिन तुम जैसे एक इंसान के लिए गॉड बनना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर यहाँ तक कि तुम नोबल भी हो तब भी नॉन मॉन्स्टर रेसेस के लिए गॉड बन पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कि ये ग्रेट फैमिली तुम्हें सपोर्ट ना करती हो। और गॉड बनने का जो तुम्हारा सपना है ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब तुम्हें किसी ग्रेट फैमिली की प्रोटेक्शन मिले। तो टांगसन भी कहता है कि मैंने भी इस बारे में काफी सोचा है, लेकिन ये काफी शर्म की बात है कि मुझे इससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। तो यिंगज़ेई खुश होते हुए कहता है कि इस चीज को हैंडल करना तो काफी ज्यादा आसान है क्योंकि मेरी जो राइनोसोरस डियर डीमन की लीनेज है वो तुम सभी को ही सपोर्ट कर सकती है, बस मुझे ये नहीं पता कि आखिर तुम लोग क्या सोचते हो। तो वो यिंगज़ेई कहता है कि आपकी इस काइंडनेस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे डर है कि आपको इस वजह से काफी परेशानी होगी और हम लोगों ने भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लगातार 10 मैचों को हम जीत लेंगे और मुझे डर है कि हमारी रेस के जो लोग होंगे वो भी अब हम पे ध्यान देंगे। तो यिंगज़ेई बताता है कि
वास्तव में तुम लोगों ने ऐसा करके काफी सारे लोगों को असंतुष्ट कर दिया है और इसी चीज के चलते एंसेस्ट्रल कोर्ट का एक मैसेंजर भी यहाँ पे आया था जो कि काफी ज्यादा असंतुष्ट था। इसलिए उसने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं तुम लोगों को किसी तरीके से ग्रैंड कोलोसियम के अंदर पार्टिसिपेट करवाऊं जो कि एंसेस्ट्रल कोर्ट के दूसरी तरफ है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को हमारे क्लैन को ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि एंसेस्ट्रल कोर्ट का जो ग्रेट कोलोसियम है वो वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बस एक गलती ही काफी होगी वहाँ पे तुम लोगों को जान से मारने के लिए। लेकिन अगर तुम लोग हमारे क्लैन को ज्वाइन कर लेते हो तो मेरे पास भी एक रीजन होगा तुम्हारे लिए एंसेस्ट्रल कोर्ट के अंदर बात को संभालने का, और वहाँ पे मैं तुम्हारे लिए चीजों को इस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ जिससे कि सिर्फ तुम्हें काफी खतरनाक इंजरी से सफर करना पड़ेगा, वो भी बिना मरे गेम के अंदर, जिसके बाद तुम्हें वहाँ से जिंदा ले आएंगे जिससे कि ऊपरी तौर पर सभी को तुम डिसेबल दिखाई दोगे जो कि एक मक्खी को भी नहीं मार सकता होगा, जिससे कि एंसेस्टर्स का भी ध्यान तुम पे से हट जाएगा। तो टांगसन कहता है कि मास्टर मैं सच में आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि आप जो हमें गुप्त रखने के लिए कर रहे हैं उसे इसके लिए मैं कैसे शुक्रिया अदा आपका करूँ। और हम लोग सच में एंसेस्ट्रल कोर्ट जाना चाहते हैं जहाँ पे हम जाके एरे के मास्टर से मिल सके, और अगर वो हमें मिल गए तो मास्टर मैं उन्हें आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो इस चीज को सुन के यिंग ज़ेई खुश होते हुए कहता है कि स्मार्ट लोगों से बात करके काफी अच्छा लगता है। तो टांगसन कहता है कि, और तभी टांगसन कहता है कि मास्टर मैं एक और चीज चाहता हूँ कि आप हमें सिटी के लॉर्ड से मिलवाएं, क्योंकि मैं हमेशा से ही उन्हें काफी ज्यादा एडमायर करता रहा हूँ, इसलिए हम सिटी लॉर्ड से मिलना चाहते हैं। तो यिंग ज़ेई कहता है कि तुम्हारे एम्बिशंस बिल्कुल भी छोटे नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ सिटी लॉर्ड अभी सेक्लूजन में गए हुए हैं, तो जब तुम एंसेस्ट्रल कोर्ट से लौट के आओगे और अगर तब तक सिटी लॉर्ड भी सेक्लूजन से बाहर आ गए तो मैं तुम्हें पक्का उनसे मिलवाऊंगा। जिस पर टांगसन कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर अब हम 1 महीने के अंदर एंसेस्ट्रल कोर्ट के लिए निकलेंगे। तो यिंग ज़ेई कहता है कि चलो ठीक है, तुम लोग आज रात मेरे साथ यहाँ पे रुक सकते हो, और इस चीज के लिए टांगसन और भी मान जाते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।